हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं पढ़ाने के लिए इकालजी। ये मेरे नोट्स हैं। मैंने इसी से सिर्फ इकालजी में इतना पढ़ा हुआ था। यही सिर्फ 4 या 5 पेज होंगे। बस इसी इतना ही पढ़ा हुआ था। इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमको आपको भी इकालजी में से मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा इकालजी में और कुछ नहीं है। इसी से रिलेटेड बस इतना ही है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बस आप ये इकालजी में इतना सिर्फ पढ़ लीजिए। आपको ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है इससे कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाए इकालजी से, मैं गारंटी लेती हूँ। मैंने भी दिया हुआ है एग्ज़ाम, इससे बाहर का नहीं पूछा था। ये मेरे खुद के नोट्स है। मैंने देखिए सिर्फ मैंने भी इतना ही इकालजी पढ़ा हुआ था। मैंने टेट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा भी हुआ, लेकिन मैंने भी सिर्फ इतना ही इकालजी पढ़ा हुआ था। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप देख लीजिए क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। बस इतना ही पढ़िए, ज़्यादा कुछ मैटर के पीछे भागने से अच्छा है थोड़े 5 ही मिनट मेरा ये वीडियो देख लीजिए। 10 मिनट आपका इकालजी एक पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप ये करिए कि अगर चाहें आप 60 नोट बनाइए। इसका आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, फिर डालिए इकालजी। अब इकालजी क्या है, बस यही जीव और वातर के प्रति पारस्परिक जो संबंध है वही इकालजी, ये डाल दीजिए। अर्नेस्ट हेकल इसके ये हैं फादर ऑफ इकालजी। ये बस ऐसे इसी 60 नोट बनाइए। आप 60 नोट बना करके अपनी पढ़ाई जितना जल्दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कम समय में कवर करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास जुलाई में बस टेट का एग्ज़ाम है। जितने जल्दी आप हो सके आप छोटे छोटे अपना खुद का टॉपिक बनाइए, खुद का नोट्स बनाइए। मेरा देखिए नोट्स आप देखते रहिए। अब बस यही डालिए। अब उसमें देगा इकालजी है तो जीव और वातर के बीच मध्य पारस्परिक संबंध वही इकालजी है। बस मोटे भाषा में यही समझिए। इकालजी वर्ड किसने दिया है? अर्नेस्ट हेकल ने। फादर ऑफ इकालजी अर्नेस्ट हेकल। बस यही चीज़ें 60 नोट बनाते चले जाइए। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो ये वीडियो को मेरी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच सके। और एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मेहनत को ये गाइड मिले, मेरा और मेहनत करने का मन करे। अगर मेरी ये वीडियो से आपको अगर यूपी टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाए, जितने भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं सब मैंने यही सब पढ़ करके मैंने भी अपना एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक जो संबंध हैं, इन्हीं को करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिकी तथा कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वप्रथम जर्मन विद्वान अर्नेस्ट हेकल 1869 ईस्वी में दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम जर्मन विद्वान अर्नेस्ट हेकल ने, तो इसी वजह से अर्नेस्ट हेकल को फादर ऑफ इकालजी कहा जाता है। ये 1869 में दिए थे। अब आपको याद हो गया। बस इकालजी क्या है? जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध समझ गए। और ये अर्नेस्ट हेकल ने इसको 69 में फादर ऑफ इकालजी कहा जाता है। अब पारिस्थितिक तंत्र क्या है समझ लीजिए। अब इकालजी समझ गए, अब इकोसिस्टम समझिए। इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये समझिए। एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध पाया जाता है। इस पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसलर ने दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ये जो विज्ञान का अध्ययन किया जाए, जीव और वातावरण के मध्य पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन का जो विज्ञान है उसको पारिस्थितिकी, उसको इकालजी कहते हैं। ये मोटे भाषा में समझिए। जो जो जीव और वातावरण के मध्य जो पारिस्थितिक संबंध का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान हो, उसको इकालजी कहते हैं। लेकिन जो यही एक निश्चित क्षेत्र में जो वातावरण मध्य पारिस्थितिक पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, उसी संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक मतलब इकालजी और इकोसिस्टम में यही अंतर है। जिस जीव और वातावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको इकालजी कहते हैं। लेकिन
जो जीव और वातावरण के मध्य जो ये पारस्परिक संबंध है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में, ये भी याद रखिएगा, ये इकोसिस्टम पूछा है कि इकोसिस्टम क्या है, ऐसे करके पूछेगा। तो उसमें होगा एक निश्चित क्षेत्र में, एक में होगा अनिश्चित क्षेत्र में। तो एक समझ लीजिए, एक निश्चित क्षेत्र में जीव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध जो होता है उसी को ही इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम शब्द किसने 1935 में इसको क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1935 में एजी टांसलर ने दिया। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर जितने भी इसमें टॉपिक हैं सबसे सब के सब एक पॉइंट से आप समझिए और सबसे क्वेश्चन बता। इकोलॉजी से भी फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, और इकोसिस्टम से इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम सर्वप्रथम किसने दिया है, ये सबसे क्वेश्चन बने हैं। देखिए मैंने इस वाटर हेड किया है, इसे भी क्वेश्चन रहते हैं, यही इसी सबसे क्वेश्चन रहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र में से संबंधित किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये समझिए। अब पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आज तक कितना क्या पूछा है कि पृथ्वी और विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है। समुद्र का या तो होता है या तो महासागर का होता है, यही सबसे, समुद्र और महासागर पानी में जितने इकोसिस्टम बनते हैं, समुद्र का या तो महासागर का यही सबसे बड़ा, समुद्र या तो होता है तो महासागर का यही सबसे बड़ा होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, समुद्र महासागर है। समुद्र और महासागर को न कभी कभी नष्ट किया जाता है, न तो उसको भी समुद्र को नष्ट किया जाता है। तो यही परमानेंट अगर कोई इकोसिस्टम है तो समुद्र और महासागर का है। अब इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। आप एक शॉर्ट नोट बनाइए दोनों का, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। विश्व का सबसे विक्षुब्ध या डिस्टर्ब पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब ये सबसे डिस्टर्ब इकोसिस्टम अगर कोई है तो पर्णपाती वन का या मानसूनी वन, उसी को कहते हैं मानसूनी वन, पर्णपाती वन का होता है। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, वनी पारिस्थितिकी वन का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो स्थल मतलब जमीन पर पाया जाता है, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र वन का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र विषुवत रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्वेश्चन यूपी टेट में एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो विषुवत रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सब क्वेश्चन आपको इसे पढ़ेंगे, अब थोड़ा माइंड कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, अपने आप हो जाए ये सब चीज़ें। हम लोग को इसे भी याद है, अब वो इसे आइडिया से आप बता ले जाएंगे कि अगर 4 ऑप्शन पूछेगा सबसे डिस्टर्ब पारिस्थितिकी तंत्र किसका होगा, तो पर्णपाती, क्योंकि पर्णपाती वन के पत्तियाँ हमेशा झड़ती रहती हैं, नए पत्ते आते रहते हैं पेड़ पौधे, तो ये सबसे डिस्टर्ब पारिस्थितिकी तंत्र ये होता है। स्थल खंड का सबसे बड़ा वन का होता है, क्योंकि स्थल पे तो सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ें इकोसिस्टम पाया जाएगा तो वन का ही पाया जाएगा। सबसे न्यूनतम उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र अगर कोई किसी का है तो वो है ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र। विश्व में सर्वाधिक जैव भार वाला पारिस्थितिकी तंत्र है तो विषुवत रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये सब चीज़ें याद रहने की, इससे सब रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। इसमें जैसे पूछ लेगा विश्व में सर्वाधिक जैव भार वाला पारिस्थितिकी तंत्र, 4 ऑप्शन रहेगा, विषुवत रेखीय पारिस्थितिकी तंत्र, ध्रुवीय पर्णपाती वन का पारिस्थितिकी तंत्र, तो यही रहेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है विश्व में न्यूनतम जैव भार वाला पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये सबसे क्वेश्चन बने हैं और इससे सबसे ऐसे ही सबसे क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में पूछे हैं। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी, कृत्रिम मतलब होता है कृत्रिम मतलब होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है सबसे। तो कृत्रिम मतलब होता है जो आर्टिफिशियल, जो हम लोग खुद बनाते हैं। तो खेत का पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे छोटा कृत्रिम पारिस्थितिकी वो इक्वेरियम। इक्वेरियम तो आप समझ रहे होंगे, जो घर में बहुत टीवी मूवी भी देखे होंगे, जो घर में जार में सब कंकड़ उंकड़ डाल करके मछलियों को पालते हैं, तो वही होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये भी आप समझ रहे होंगे। सबसे कृत्रिम अगर सबसे बड़ा कृत्रिम अगर देखा जाए तो धान का खेत जो लगाते हैं वो एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक निश्चित क्षेत्र में ही धान लगाया जाता है। तो खेत का जो इकोसिस्टम होता है वो कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो बड़ा होता है। और सबसे छोटा जो होता है एक्वेरियम, जो घर में लगाते हैं वो होता है।
इस सबसे देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बना है, आज तक इसी तरह से क्वेश्चन उसका पूछता है। इकोसिस्टम का शत्रु या सामाजिक, इकोसिस्टम का आतंकवादी आज तक पूछा गया है कि इकोसिस्टम का शत्रु कौन होता है, सामाजिक वानिकी या आतंकवादी किसे कहा, इकोसिस्टम का आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यूकेलिप्टस प्लांट होता है, उसका आतंकवाद कहा जाता है। पारसितन का मित्र किसे कहा जाता है, तो पारसितन का मित्र जो है पीपल होता है, बरगद होता है, नीम होता है और तुलसी को कहा गया है। पीपल, बरगद, नीम और तुलसी को इकोसिस्टम का जो है फ्रेंड कहा जाता है, और इकोसिस्टम का आतंकवादी यूकेलिप्टस प्लांट को कहा जाता है। ये सब मैटर, ये चारों क्वेश्चन पूछा है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसे कहा जाता है, तो पीपल, बरगद, नीम और तुलसी, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए चारों प्लांट बहुत ही लाभकारी हैं। चाहे तुलसी हो, चाहे बरगद हो, चाहे नीम हो, पीपल हो, यही चारों प्लांट ऐसे हैं जो हमारे जो वायु को में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं इसमें 100% प्योरिटी को ऑक्सीजन से मतलब प्योरीफाई करते हैं। अगर हमारे सांस लेने में अगर मददगार होते हैं तो यही पीपल, बरगद और नीम और तुलसी सबसे ज़्यादा का यही ऑक्सीजन इन्हीं सबसे ये बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके ऑक्सीजन बनाते हैं, पीपल, बरगद, नीम और तुलसी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देख ले, इस सबसे क्वेश्चन भी बने हैं इस टॉपिक से भी। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक मतलब समझ रहे गए होंगे, जो प्रकृति से बनाया गया हो, जो और जो कृत्रिम वो है जो खुद मनुष्य बनाया हो, आर्टिफिशियल हो। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है समझिए, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसका निर्माण प्रकृति ने किया हो, उसको जैसे नाम से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, जिसका निर्माण प्रकृति करता हो। अब प्रकृति किसका निर्माण करता है, प्रकृति जो है किस किस चीज़ का निर्माण, पर्वत का निर्माण, मतलब इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, नदी के इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, झील के इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, समुद्र और महासागर के इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, मरुस्थल इकोसिस्टम का निर्माण करेगा, मरुस्थल इकोसिस्टम, ध्रुवी इकोसिस्टम, विषुवतरेखी इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तालाब इकोसिस्टम। तो ये सब क्या है, जैसे घास के मैदान का इकोसिस्टम, ये सब प्रकृति स्वयं निर्माण करेगी। इसमें मनुष्य, इसको झील मनुष्य बना सकता है, नदी इकोसिस्टम मनुष्य बना सकता है, ध्रुवी मरुस्थल का, वन का, जंगल का, तालाब, ये सब क्या मनुष्य बनाता है। अरे मनुष्य काट करके पोखरा बना सकता है, मनुष्य पेड़ धान के खेत लगा के धान की इकोसिस्टम तैयार कर सकता है, इक्वेरियम बना करके इक्वेरियम का निर्माण कर सकता है। लेकिन क्या एक मनुष्य तालाब वन का निर्माण कर सकता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना सकता है, या तालाब को इकोसिस्टम नहीं बना सकता। तो वही जो प्रकृति बनाती है वही है प्राकृतिक, और जो मनुष्य बनाता है, देखिए कृत्रिम इकोसिस्टम क्या है, जो मनुष्य बनाता है। ऐसा इकोसिस्टम जिसका निर्माण मनुष्य किया जाता है, तो वो जैसे फील्ड का इकोसिस्टम, फील्ड यानी खेत का, जैसे बाग बगीचा लगाया जाता है, 20-25 400-500 पेड़ लगा दीजिए तो वही है बाग बगीचा। नहर आदमी बना सकता है, एक्वेरियम बना सकता है। तो कृत्रिम मनुष्य जो है बहुत कम ही चीज़ें जो बना सकता है, तो वो जो बना सकता है वही, जैसे फील्ड का, खेत का हुआ, जैसे खेत में धान लगा दीजिए, वो धान लगाना भी एक इकोसिस्टम, क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में जीव और उसके बीच पारस्परिक संबंध पाया जा रहा है। तो वही है बाग बगीचे का इकोसिस्टम। एक्वेरियम बताइए, जो घर में मछली का पालन किया जाता है। और नहर इकोसिस्टम वो सजावट के लिए सिर्फ होता है एक्वेरियम, और इसका मतलब नहीं कि इसमें खाने पीने के उद्देश्य से किया जाता है। अब इकोसिस्टम के घटक, इकोसिस्टम का प्रकार देख लिए। इकोसिस्टम के घटक से भी क्वेश्चन बने हैं, एक होता है जैविक घटक, एक अजैविक घटक, एक होता है ऊर्जा घटक। इस सबसे तीनों से क्वेश्चन अब पूछा भी है, इकोसिस्टम के घटक कितने हैं, तो इकोसिस्टम के 3 घटक हैं। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक, तीसरा है ऊर्जा घटक। अब इन तीनों के बारे में पढ़िए, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन बने हैं। और ये सबसे यही जैविक अजैविक ऊर्जा घटक से भी क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं जैविक घटक पढ़ते हैं। जैविक घटक क्या है, जैविक मतलब होता है जो जीवित हो, जो जीवित हो। अजैविक मतलब जो निर्जीव हो, जैविक में जो जीवित हो,
अब जीवित इसमें कौन कौन सा हो सकता है, जैसे जीव जंतु जीवित है, वनस्पति जेसी बोस ने कहा है कि पेड़ों में भी जान होती है। शैवाल, जो शैवाल काई लगे होते हैं वो भी तो पेड़ के अंतर्गत आते हैं और उसमें हरे कलर के होते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश से उस ऊर्जा का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो शैवाल भी जीवित हैं। कवक हो गए, जीवाणु हो गए, ये सब भी जीवित हैं। जितने भी ये सब जीव हैं जीवित हैं। तो जीव जंतु जो है ये उपभोक्ता में आता है। वनस्पति और शैवाल उत्पादक, मतलब वनस्पति यानी पेड़ पौधे क्लोरोफिल पाया जाता है और शैवाल में भी हरे होते हैं, क्लोरोफिल से अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं दोनों। और ये कवक जो जीवाणु हैं, कवक और जीवाणु ये अपघटक हैं, यानी कि जो कवक और जीवाणु जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसको जो है अपघटित करते हैं। एक सूक्ष्म जीव हैं जो चीज़ों को तोड़ कर गला सड़ा करके और खाद में बदलते हैं। तो ये अपघटक हो गए। अब ये भी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जो जंतु जो उपभोक्ता होते हैं वो वनस्पति और शैवाल उत्पादक क्यों हैं, आप ये समझ गए हैं। उत्पादक इसलिए हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यही पेड़ पौधे के ऊपर हम लोग भी डिपेंड हैं। इन्हीं के ऊपर हम लोग भी डिपेंड हैं, इन्हीं को खाते हैं पीते अपना जीवन यापन करते हैं। और कवक और जीवाणु ये अपमार्जक या अपघटक में आते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं इसको खाद के रूप में अपघटित करके खाद के रूप में बदलते हैं। तो ये इंडेक्स आपको ये याद रहना चाहिए। जैविक मतलब होता है जो जीवित हो, अजैविक मतलब निर्जीव चीज़ें। अब चलते हैं, पहला क्या है, उत्पादक वर्ग की तरफ चलते हैं। उत्पादक वर्ग क्या है। अब यही उत्पादक पहले इसको पढ़ेंगे, इसके बाद उपभोक्ता पढ़ेंगे, इसके बाद अपघटक पढ़ेंगे। उत्पादक वर्ग में आप समझ ही गए होंगे, पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वर्ग में ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें, भोजन के लिए किसी और पर निर्भर न रहें, तो उसे ही उत्पादक वर्ग कहा जाता है। उत्पादक क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बना लें। पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना फोटोसिंथेसिस क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वही होता है उत्पादक। उत्पादक ही स्वयं बना लेते हैं, इसलिए क्या इन्हें कहते हैं, इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे और शैवाल को सम्मिलित किया गया है। हरे पेड़ पौधे, शैवाल। अब जो उत्पादक आप समझ गए, हरे पेड़ पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक वर्ग कहा जाता है। अब यही है कैसे किस तरह से बनाते हैं। पौधे में क्या, पत्तियों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, इसके कारण ये पत्तियां हरी होती हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि, जो तो अभी हमने बताया, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। निम्न तत्वों की आवश्यकता होती है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए जो पत्तियों में होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का जब प्रकाश निकलता है तभी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। CO2 इसके लिए चाहिए, जल चाहिए और खनिज तत्व चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या है, इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इसमें 5 चीज़ों की पढ़ ली है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2, जल और खनिज तत्व। जिसके अंदर ये रहेगा पांचों चीज़ें, वो तभी फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब जल और खनिज तत्व जड़ों से होते हुए जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचे। एक इसमें 2 टिश्यू पाया जाता है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है कि जड़ों से खनिज तत्व को जड़ों से होते हुए शरीर के जितने भी मध्यम पत्तियों के जितने भी प्लांट के भाग होते हैं ये जड़ में पाया जाता है। जितने भी प्लांट के भाग होते हैं अन्य तक पहुंचाता है कौन, जाइलम। और इन पत्तियों से बना भोजन फ्लोएम के माध्यम से। अब फ्लोएम का एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम के क्या काम होता है, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है, तो पत्तियों से सारा जो स्टोर फूड उसका होता है और प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ से होते हुए रूट में, स्टेम में, सभी पार्टों में जो पहुँचाता है वही होता है पत्तियों में बने भोजन फ्लोएम के माध्यम से भागों में, जैसे जड़ में, तना में, फल में, फूल में। तो यही होता है क्या, जाइलम और फ्लोएम का 2 टिश्यू होते हैं। ये जड़ से अन्य भागों तक जाइलम पहुंचाता है, पत्तियों से अन्य भाग में फ्लोएम पहुंचाता है। जैसे अन्य भाग में जड़ में, तना में, फल में, फूल में। ये हो गया। अब ये फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है, ये भी हर बार के एग्जाम में पूछता है। ये 6CO2 और 12H2O को सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6CH12 बहुत 6O2 6H2O यही बनता है, इसी का निर्माण होता है, यही है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन
भी हर बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और इसमें भी पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है। तो ये रिएक्शन आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अब ये है कि पौधे अपना भोजन हरा और लाल रंग के प्रकाश सबसे तेज गति से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के भी लाल रंग में, जैसे फोटोसिंथेसिस जब सूर्य का प्रकाश लाल होता है उसमें बहुत तेज़ी से होता है और सबसे धीमी गति में हरे प्रकाश में होता है। संसार का फेफड़ा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संसार का फेफड़ा किसे कहते हैं। तो ब्राज़ील को या अमेजन बेसिन को संसार का फेफड़ा, एक बार यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा है कि संसार का फेफड़ा किसे कहते हैं। तो ब्राज़ील को या अमेजन बेसिन को संसार का फेफड़ा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट के एग्ज़ाम में बना है, पूछा है। अब चलते हैं उपभोक्ता वर्ग की तरफ कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता क्या होता है इसको देखिए। उपभोक्ता ऐसे सजीव जो उत्पादक वर्ग या उस स्वयं उपभोक्ता वर्ग के पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक वर्ग क्या है, हरे पेड़ पौधे और शैवाल। जो हरे पेड़ पौधे शैवाल पर डिपेंड रहता है वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे मनुष्य, हम लोग उपभोक्ता के अंतर्गत आए क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड रहते हैं, सूर्य के प्रकाश पे नहीं, जैसे पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत आएंगे। हमें भोजन के लिए पेड़ पौधों पर नहीं, जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं, फल है, सब्जी है, कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं, गेहूँ है, चावल है, दाल है, सब ये प्लांट बना रही हैं। तो हम इसका निर्माण स्वयं नहीं करते, तो हम उस पर डिपेंड हैं, तो उत्पादक वर्ग पे, तो इसलिए हम उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अब उपभोक्ता वर्ग में भी प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अब हम किस उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे ये अब आप जानिए। अब प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं, ऐसे सजीव जो उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं। सजीव जो उत्पादक वर्ग पे निर्भर रहना ही तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत होते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। ये तो उदाहरण समझिए इसका, जैसे टिड्डा हो गया, हिरन हो गया या खरगोश हो गया, चूहा हो गया, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, गाय, बैल, बकरी, भेड़। इसका मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है प्राथमिक उपभोक्ता वो होंगे जो शाकाहारी होते हैं। जैसे टिड्डा है वो हरे जो है पौधों को खाएगा। हिरन है, हिरन मांसाहारी नहीं होती, हरी चीज़ों को जो रहते हैं जंगल में उनको खाती। खरगोश भी शाकाहारी होता, चूहा भी, जिराफ भी, हाथी भी, गाय भी, बैल उल को अब मांस डालो क्या बैल मांस खाएगा। बकरी भी पेड़ की पत्तियाँ खाती है, भेड़ भी। तो ये मतलब प्राथमिक उपभोक्ता में वो लोग आएंगे जो शाकाहारी होते हैं। अब मनुष्य भी अपने डिसाइड कर ले जो मांस खाते हो, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता में थोड़ी आएंगे, लेकिन हम आएंगे, हम मांस नहीं खाते हैं। अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को का शिकार करते हैं। जो शाकाहारी जीवों का शिकार, जैसे सांप, शेर, चीता, बाघ, भालू, केचुआ, तेंदुआ। अब मनुष्य भी है जो शाकाहारी, जो गाय है, हाथी है, बैल, जो बकरी को खाता है। मनुष्य बकरियों को उसका मीट खाता है, तो वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता में आएंगे। सांप है, जैसे शेर है, शेर बकरी को खाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। चीता है, बाघ है, भालू है, यानी कि जो शाकाहारियों को खाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या है इसको देख लीजिए। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के जीव जो प्रथम वर्ग के उपभोक्ता या द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता का शिकार करते हैं। जो प्रथम को भी खाए या तो खा ले, या तो जिसको जो मिल जाए वही खा ले। जैसे प्रथम को भी खाली मिल जाए और दूसरी को, जैसे चील और बाज। चील बाज को तो अगर शेर मिल जाए शेर को भी खाएगा, अगर बकरी मिल जाए तो बकरी को भी खाएगा। तो यानी दोनों श्रेणी के लोगों को खाता है वो टॉप क्लास का तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। तो इसमें देखिए एक लोग चील और बाज जो है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। चील उल तो ये डिसाइड नहीं थे कौवे को खाना है कि बकरी है कि कौवा है कि शेर है, बाघ है, जिसके मांस को पाता है उसको नोच के खाने लगता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता देखिए हमने बताया शाकाहारी आएंगे। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी, मनुष्य डिसाइड कर ले किस में है। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता अपमार्जक में। अपमार्जक मतलब समझ रहे हैं
जो पर्यावरण की गंदगी को साफ करते हैं, जैसे चील है, बाज है, जैसे कोई जानवर मर गया फेंका हुआ है, वो वातावरण में गंदगी फैला रहा है, तो ये जो है सफाई कर्मी का काम करते हैं। ये चील बाज जो है इसको खा के ख़त्म कर देते हैं, तो वही वे अपमार्जक वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तृतीय श्रेणी के जीव जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। तो ये अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। अपमार्जक मतलब आप बताएं, समझ गए होंगे, जो पर्यावरण की सफाई करते हैं, सफाई कर्मी की तरह कार्य करते हैं। अब ये बचा था अपघटक वर्ग। अपघटक वर्ग क्या है? अपघटक वर्ग में हम क्या पढ़े थे? अपघटक में कौन कौन आएंगे देखिए। अपघटक में पढ़े थे किसको? अपघटक देखिए कवक और जीवाणु को। तो कवक और जीवाणु को, उपभोक्ता उत्पादक हम बता दिए, आप दोनों समझ गए। अब अपघटक बताएंगे अपघटक क्या है। अब इनके बारे में समझ लीजिए, देख लीजिए, बस थोड़ा ही टॉपिक बचा है और सारा फिनिश हो गया है। अपघटक ऐसे सजीव जो उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग का नष्ट कर उन्हें पुनः प्रकृति में मिलाने का कार्य करते हैं, उसे अपघटक वर्ग कहा जाता है। जो उत्पादक वर्ग यानी हरे पेड़ पौधे और शैवाल, और उपभोक्ता वर्ग, उपभोक्ता में प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीयक श्रेणी। प्राथमिक श्रेणी में शाकाहारी, द्वितीयक श्रेणी में मांसाहारी और तृतीयक श्रेणी में अपमार्जक। तो इन लोगों को जो नष्ट कर रहे हैं उसको अपघटक कहते हैं। अपघटक में कौन कौन आएंगे? अपघटक वर्ग में देखिए जीवाणु और कवक को ऐसे पूछ लेगा। अपघटक वर्ग में सम्मिलित हैं, देख लेगा, जीवाणु दे देगा, एक में देगा जीवाणु और कवक, एक में देगा बकरी और मनुष्य, एक में देगा शैवाल और पेड़ पौधे, तो ऐसे करके देगा। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपघटक में जो उत्पादक और उपभोक्ता को नष्ट करते हैं वही अपघटक कहलाते हैं। अपघटक वर्ग को ये क्वेश्चन यूपीटेट के एग्जाम में पूछा है कि प्रकृति का सफाई कर्मी या प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीटेट के, तो अपघटक वर्ग को कहा जाता है। अपघटक वर्ग को क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सफाई कर्मी? क्योंकि ये उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग को नष्ट करने का काम करते हैं, इनको प्रकृति में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं, तो यही होता है अपघटक वर्ग। तो इन्हें सफाई कर्मी, इसलिए सफाई कर्मी या प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह से इस समय क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये हम पढ़े अब तक कितना? जैविक घटक पढ़े हैं। अब एक टॉपिक सिर्फ छोटा सा बचा हुआ है, अजैविक घटक, इसको भी देख लीजिए। अजैविक घटक में आप बस चीज़ समझ लीजिए, जैविक में आप क्या पढ़े हैं? जीवित लोगों को पढ़े हैं। अजैविक में निर्जीव चीज़ें पढ़ेंगे। निर्जीव चीज़ों में क्या हो गया? निर्जीव चीज़ों में जैसे नदी, पर्वत, पठार, ये सब चीज़ें जो आती हैं, मरुस्थल, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब निर्जीव चीज़ों में आएंगी। नदी है, पर्वत है, पठार है, तब इन सब के अंतर्गत निर्जीव चीज़ों को नदी, पर्वत, पठार, ये सब की चीज़ों में जो जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे वो अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगी। इसमें छोटा सा थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, पूछता भी है।